एपिसोड की शुरुआत में चैंग जेंगदी को गुआंगो को एक्वायर करने का कॉन्ट्रैक्ट देता है और उस पर साइन करने के लिए बोलता है। जहाँ जेंग उससे पूछते हैं कि जू ने जिशिंग को किडनैप किया था, वो सब की वजह से हान हॉस्पिटल में एडमिट है और क्या ये तुमने करवाया है। पर वो उसे बोलने लग जाता है कि ये बिजनेस की चीज़ें हैं और जब तुम अब मेरी कंपनी के पास आ गई हो तो डोंगयांग मेडिकल से पूरी तरीके से दूर हो जाओ। इधर शिंग जवान को रूम में वॉक कराने के लिए हेल्प कर रही थी, तभी जेंगदी वहाँ पर उसके लिए फ्लावर बुके लेकर आ जाती है तो शिंग उन्हें बात करने के लिए अकेला छोड़कर बाहर चली जाती है। जेंगदी अब यहाँ पर उससे पूछती है कि वो कैसा है, तो हान कहता है कि तुम सिर्फ इस चीज़ के लिए यहाँ पर तो नहीं आई होगी। तो जेंग उससे बता देती है कि तोंग के गुआंगुआ को पूरी तरीके से एक्वायर करना चाहता है और मैंने इसके लिए हाँ बोल दिया है। तो हान कहता है कि अच्छी बात है। जेंग बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कि हमें तोंगके के साथ काम करना पड़ा। इस एक्विजिशन के बाद तोंगके के स्टॉक प्राइस काफी बढ़ जाएंगे, कहीं तुम्हें ये सब करके रिग्रेट तो नहीं हो रहा। पर हान मना करता है और बोलता है कि मैंने गुआंगुआ के शेयर्स उसे दिए थे। इस पर जेंगदी बोलती है कि तुमने कहा था कि हम या तो फ्रेंड्स या फिर एनिमी रह सकते हैं, तो अब जब हम अगली बार मिलेंगे तो राइवल्स रहेंगे। और बाहर जाकर शिंग से कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम हान को इतनी जल्दी माफ कर दोगी, उसे बस थोड़ी बहुत चोट ही तो लगी है और अगर हान ने तुम्हें पहले यूज किया है तो आगे भी करेगा। इस पर शिंग कहती है कि पहले मैं तुम्हें एडमायर करती थी, लेकिन तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद मैं तुम्हें हेट करने लगी। पर अब मुझे रियलाइज होता है कि तुम ना एकदम पैथेटिक पर्सन हो। तुम्हारे लिए मुझे काफी बुरा भी लगता है क्योंकि हान से ऑब्सेशन में तुम खुद को ही भूल गई हो, तुम हान को अच्छे से नहीं जानती हो। ये सुनकर जेंग कहती है कि मैं आगे जाकर देखूंगी कि तुम लोग कब तक साथ रहते हो। जिस पर शिंग हाँ बोलती है और स्माइल करके रूम में चली जाती है। जेंग अभी यहाँ से गुस्से में चैंग को कॉल करके कॉन्ट्रैक्ट भेजने के लिए बोलती है कि मैं उस पर साइन कर दूंगी। अब बाद में हम शाओ को देखते हैं जो कि हान से मिलने के लिए आया हुआ था। वो उसे बोलता है कि मुझे बुरा लग रहा है कि तुम कितने वीक लग रहे हो और कहता है कि शिंग कहाँ चली गई। हान तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा था, तो वो कहता है कि तुमने उसके लिए मार खाई और वो तुम्हें ही छोड़कर चलेगी, वो कुछ ज्यादा ही हार्टलेस नहीं है। हान कहता है कि वैसे भी ये सब मेरी वजह से हुआ था। तो शाओ से बोलता है कि अगर तुमने शिंग से अभी माफी मांग कर उसे नहीं मनाया तो वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। तभी वहां पर शिंग आ जाती है, तो वो उसे देखकर बोलता है कि वो हान का ख्याल रखे और उसे फ्रूट्स खिलाए। तो शिंग उसे फ्रूट्स का बैग दिखाती है जो कि अपने साथ में लेकर आई हुई थी। अब जब शिंग फ्रूट्स वॉश कर रही थी तभी शाओ हान से कहने लग जाता है कि अभी तुम वीक होने का ना एक्टिंग करो, ऐसा करने से तुम जल्दी उसके साथ आ जाओगे। ये सुनते ही हान फटाफट से शिंग को आवाज़ देकर बुलाता है और कहता है कि मुझे बैग में ना काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो शिंग उसे चेक करने के लिए उसके क्लोज आती है जहाँ वो उसे किस कर देता है, जिसे ऐसे देखकर शाओ कहता है कि अरे यार मैं ही ब्रेनलेस हूँ जो कि पता ही नहीं चला कि तुम दोनों एक साथ आ गए हो। अब वो शिंग से हान का ख्याल रखने के लिए बोलता है और जाते जाते उसे बताता है कि जब उनका ब्रेकअप हुआ था तो हान पूरी अल्कोहल की बोतल पी गया था जिसकी वजह से उसकी बॉडी में पूरी एलर्जी हो गई थी। ये बताने के लिए हान उस पर कुछ फेंक कर मारता है पर शव यहाँ से फटाफट चला जाता है और ये सुनकर शिंग थोड़ी सैड होती है। तो हान उसे बोलता है कि वो आखिरी बार था, मैं आगे से ऐसे नहीं करूंगा और अपना ख्याल रखूंगा। जिसके बाद हम मेंग को उसके घर में देखते हैं जहाँ पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है कि कहीं किडनैपर रिवेंज लेने की तो नहीं आएगा, पर फिर बोलती है कि यार उसे थोड़ी ना पता है इस जगह के बारे में। उसी वक्त कोई डोरबेल बजाता है जिससे वो डर जाती है। फिर वो डरते हुए एक पैन को हाथ में लेकर धीरे से दरवाज़ा खोलती है और वो यहाँ पर सामने पर्सन को हिट करने वाली थी, पर तभी उसे पता चलता है कि ये तो लू है। वो उससे पूछती है कि इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मुझे लगा उस इंसिडेंट के बाद तुम्हें डर लग रहा होगा, अगर मैं तुम्हें गार्ड करूंगा तो तुम आराम से सो जाओगे। जो सुनकर वो उसे अंदर बुला लेती है, उसे सोफे पर सोने के लिए पिलो वगैरह देती है और बोलती है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं सो सकते तो अपने घर चले जाओ। लेकिन वो तो ब्लैंकेट ओढ़ते ही खराटे मारने लग जाता है, जिसे ऐसे देखकर वो स्माइल करती है और उसके पास जाकर उसे थैंक यू बोलती है। पर हम देखते हैं कि लू अभी तक सोया नहीं था और वो बहुत ज़्यादा खुश होकर उसे वेलकम बोलता है। इधर हॉस्पिटल में शिंग हान के पास एक पेशेंट के कपड़े पहनकर जाती है और उसे बोलती है कि कपल आउटफिट जैसा नहीं लग रहा, पर हान उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि हम इसको आखिरी बार पहन रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शिंग को कभी सबसे गुजरना पड़े। और अब दोनों एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। अगले दिन लेई और जीसो हान से मिलने के लिए आते हैं जहाँ पर वो तो काफ़ी नर्वस हो रहा था। लिली पूछती है कि क्या हुआ है, तो बताता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं मिस्टर हान को ब्रीफिंग देने के लिए आया हूँ, पर वो उसे नर्वस ना होकर चलने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर मैंगो और लू भी आ जाते हैं और ये लोग साथ में अंदर जाते हैं। वो लोग उसे गिफ्ट देकर उसकी हेल्थ के बारे में पूछते हैं, साथ ही वो शिंग के बारे में भी पूछते हैं जो कि डॉक्टर के पास गई थी। जीजो भी यहाँ पर उसे बोलता है कि आप और शिंग आराम करो, कंपनी को हम हैंडल कर लेंगे। तो हान उसे बताता है कि कैसे लुओ पिंग उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ करता है, पर लुओ ने यहाँ पर काम की बात करने से मना करता है और मैंग को ऑफिशियली सभी के सामने इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है।
वो भी यहाँ पर उसे सभी के सामने इंट्रोड्यूस करती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है जो कि अभी प्रोबेशन पीरियड पे चल रहा है। उसी वक्त शिंग भी आकर बताती है कि आज डॉक्टर ने कहा है कि हान डिस्चार्ज हो सकता है, इसीलिए ये लोग अब उन्हें ख्याल रखने के लिए बोलकर चले जाते हैं। हान जहाँ पर शिंग से बोलता है कि क्या कुछ दिन तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहने के लिए चलोगी। जब वो हाँ नहीं बोलती तो वो पिटीफुल तरीके से एक्ट करने लग जाता है कि अरे मैं पेशेंट हूँ ना, मुझे अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। जो सुनकर शिंग हंसकर हाँ बोल देती है। इधर मैंगो और लिली चलते हुए बात कर रहे थे, जिस बीच मैंग लिली से बोलती है कि जीजू तो काफी बदल गया है, अब तो वो काफी ज्यादा रिलायबल भी हो गया है। जो सुनकर लिली स्माइल करती है और उसकी तरफ देख रही थी। ये देखकर लू जीजो से बोलता है कि देखो लिली ना तुम्हारी तरफ ही देख रही है तो पक्का तुम्हारी केयर करती है, पर वो कहता है कि ऐसा तुम्हें लगता है। लेकिन लू बोलता है कि देखो मेरी लव स्टोरी तुम्हारे बाद शुरू हुई है और मैंग मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। लिली इधर मैंग से बोलती है कि जीजो ना मेरे टाइप का पर्सन नहीं है, तो मैंगो से बोलती है कि क्या पता वो तुम्हारे मिस्टर राइट की डेफिनेशन को ही बदल दे। और अब इन दोनों को अकेले बात करने के लिए लू और मैंग वहाँ से बहाना बनाकर चले जाते हैं। इसीलिए अब ये दोनों वॉक करते हुए बात कर रहे थे, जहाँ पर लिली कहती है कि तुम मेरी मॉम से बहुत ज़्यादा बात करते हो, जिस पर वो हाँ बोलता है कि हम दोनों में काफ़ी चीज़ें कॉमन है। वो मुझे बहुत सारी चीज़ें बताती है तुम्हारे बारे में, क्योंकि उनकी नज़रों में मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, जिस पर वो हंसने लग जाती है। जीजू बताता है कि वैसे तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे बचपन के बारे में भी बताया कि कैसे डिवोर्स होने के बाद तुमने कितना ज़्यादा सफ़र किया और तुम्हारी मॉम काम की वजह से तुम्हारा ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाती थी, और अब जब तुम बड़ी हो गई हो तो तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हो, जिसकी वजह से तुम दोनों में भी ज़्यादा बात नहीं होती। जो सुनकर लिली बोलती है कि अब वो कोशिश करेगी कि वो अपनी मॉम के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। वैसे मेरी मॉम भी मुझे बहुत कुछ कहती है लेकिन कभी भी अच्छा नहीं बोलती। इस पर जीजू बोलता है कि वो भी काफ़ी कंफ्यूज है, उन्हें डर लगता है कि कहीं तुम भी वैसे ही किसी इंसान से प्यार में मत पड़ जाना जैसे कि उनके साथ हुआ। जब भी वो तुम्हारे लिए लड़का देखती है तो कोई ऐसा इंसान ढूंढती है जो कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखे और तुम्हें खुश रख सके। अभी दोनों कहीं पर साथ में लंच करने का डिसाइड करते हैं। जहाँ जब लिली आगे चल रही थी तो लुओ पिंग को मैसेज करता है कि उसने जर्मनी वाले ऑफर के लिए डिसीजन ले लिया है, पर वो क्या था हमें बाद में पता चलेगा। वहीं शिंग हान को हॉस्पिटल से लेकर घर आ जाती है, जहाँ वो हान से बोलती है कि जब वो पहले आई थी तब उसने इन फिशेस को देखा था, इनकी टेल बिल्कुल बटरफ्लाई जैसी लगती है। तो हान उसे कहता है कि इन्हें लकी फिश बोलते हैं, मैं इसीलिए इन्हें लेकर आया था क्योंकि मुझे लगा कि इन्हें लाने से तुम मेरे पास वापस आ जाओगी। शिंग पूछती है कि तुम इतने कॉन्फिडेंट थे, तो बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ वेट करने वाला था जब तक तुम नहीं आती। शिंग उससे बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि विश लिस्ट में मैंने जो भी चीज़ें लिखी हैं उन्हें तुम अकेले ही पूरा कर लोगे, और वैसे वो जो तुमने विश लिस्ट के अकॉर्डिंग लॉटरी खरीदी है उसमें हमारी बर्थ डेट के अलावा और कौन सा नंबर है। तो अन बताता है कि वो डेट है जब हम फिर से दोबारा मिले थे। जो देखकर शिंग स्माइल करने लग जाती है कि तुम्हें इतना भी याद है, लगता है कि तुम तो मुझे बहुत पहले से ही पसंद करते हो। अब हान यहाँ पर उसे बता देता है कि वो उसे कॉलेज टाइम से ही पसंद करता है। अगर वो जर्मनी नहीं जाता और उस दिन उसका फ़ोन नहीं खोता तो वो दोनों शायद बहुत पहले से ही साथ में होते और वो उसका टीनेज लव होता। जो सब सुनकर शिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है कि तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो हान बोलता है कि तुम्हारी ही आंखें खराब है जो कि तुम देख नहीं पाई। जो सुनकर वो हंसने लग जाती है और दोनों अब एक साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले सुबह उठकर हान ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, जहाँ पर शिंग आकर पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूँ। तो वो उसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और फिर दोनों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट बनाने लग जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। जिसके बाद ये दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर वो हान का अच्छे से अपना ऑफिस में ख्याल रखने के लिए बोलती है। और जैसे ही हान अपने कैबिन में पहुँचता है तो देखता है कि शिंग ने वहाँ पर उसके लिए फ्लावर वाज रखा हुआ था और चेयर पर भी कंफर्टेबल कुशन लगाए हुए थे। इसीलिए वो चेयर पर बैठकर शिंग की दी हुई कैंडीज को खाने लग जाता है। दूसरी तरफ शिंग और हनाई में उनकी एआई टैलेंट पूल के ड्राफ्ट की मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर वो लोग शिंग का ड्राफ्ट देखते हैं और बोलते हैं कि अगर हमने सारा मैन पावर इसी में लगा दिया तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, और अगर किसी वजह से हमें ये प्रोजेक्ट बीच में छोड़ना पड़ गया तो हमारी सारी मेहनत ही वेस्ट हो जाएगी। पर शिंग कहती है कि डोंगयांग मेडिकल इसमें हेल्प करेगा। जो सुनकर वो लोग बोलने लग जाते हैं कि क्या डायरेक्टर्स मानेंगे। तो शिंग कहती है कि वो सब कुछ हान संभाल लेगा। जहाँ उसके काफ़ी समझाने पर सभी लोग मान जाते हैं। मीटिंग के बाद वो हान के ऑफिस में आकर उसे इसके बारे में बताती है। वो कहती है कि सबके अपने अपने कंसर्न्स हैं, लेकिन तुम्हें इन्वेस्टर्स और बोर्ड मीटिंग को देखना है, बाकी ड्राफ्ट का काम मैं संभाल लूंगी। फिर वो उससे पूछती है कि क्या ये कुशन कंफर्टेबल है, जिस पर वो हाँ बोलता है। अब वो उसे खड़ा करके बोलती है कि मैंने कुछ स्ट्रेचिंग देखी थी। वो उसे जब स्ट्रेचिंग करा रही थी तो हम देखते हैं कि हान को काफ़ी पेन हो रहा था, लेकिन वो ये चीज़ शिंग को नहीं बताता। अब रात में शिंग विंडो से नाइट व्यू देख रही थी, तभी हान दाओयांग को लेकर उसके पास आ जाता है। तो इस पर शिंग बोलती है कि ऐसा नहीं लग रहा कि हम तीनों फैमिली है और दाओयांग हमारा नॉटी किड है, जिस पर वो स्माइल करने लग जाता है। अगली सुबह शिंग और हान साथ में ऑफिस जा रहे थे,
जहाँ वो कार में उसे बोलते हैं कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल हो, तो मेरे लिए सुबह सुबह कॉफ़ी लेकर आए। तो बोलता है कि अगली बार मैं कुछ और भी लेकर आऊँगा। तो शिंग उसे जूस लाने के लिए बोलती है। उसी वक्त उसे जीसो का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि जो जोयांग कंपनी उन्हें टैंटेलम सेल कर रही थी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है और हमें फिलहाल टैंटेलम की सख्त ज़रूरत है। वो इतनी जल्दी हमें कहीं मिलेगा भी नहीं, क्योंकि उनके अलावा मार्केट में और कोई उसे सेल नहीं करता और उसके बिना हम अपना प्रोडक्ट नहीं बना सकते। शिंग उससे पूछती है कि क्या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया है, पर वो उसे बताता है कि नहीं, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होने वाला था, लेकिन अब वो उसे रिन्यू नहीं कर रहे। शिंग बोलती है कि इस केस में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते और उसे दूसरी कंपनी से बात करने के लिए कहती है और बोलती है कि जर्मनी से आने के बाद मैं इस बारे में सोच ही रही थी, इसलिए मेरे पास जो आइडिया है मैं उसे ट्राई करती हूँ। आगे हम देखते हैं कि लिली मिस्टर मा से बात करती है और उनसे टैंटेलम के लिए कहती है। वो उनसे ये भी बोलती है कि आपके रॉ मटेरियल से तो हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई है, अगर आप हमारे लिए कर देते हैं तो हम भी आगे आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। इस पर वो बोलता है कि मैं तो सिर्फ आपको 50 किलोज ही ऑफर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी सिचुएशन टाइट है। लिली अब ओके बोलकर फ़ोन रख देती है। तभी वहाँ पर जीजो आता है। वो उसे ड्रिंक देता है पीने के लिए और साथ ही थैंक यू भी बोलता है कि वो उसके लिए इतना ट्राई कर रही थी, पर वो साइड होकर कहती है कि मैंने बात की लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। तभी उसे शिंग का मैसेज आ जाता है जो बोलती है कि सप्लायर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, जो सुनकर दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर वो यहाँ पर लिली से पूछता है कि क्या कल वो फ्री है, तो वो उसे लंच पर लेकर जाना चाहता है, जिसके लिए वो हाँ बोल देती है। अब रात में जब शिंग कुछ काम कर रही थी स्टडी के अंदर, तभी वहाँ पर हान उसके लिए नूडल्स बनाकर लेकर आ जाता है और उससे पूछता है कि तुमने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की। तो शिंग बताती है कि जर्मनी की एक कंपनी के CEO यहाँ पर आए हुए थे और शिनली उन्हें जानता था, तो उसने हमें उससे इंट्रोड्यूस करवाया और मिस्टर शू को भी इसके अंदर ऐड किया, इसीलिए अब दोनों को कोऑपरेट करने से फ़ायदा हो रहा है और हमारी रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। इसके लिए हान उसे प्रेज करता है। तभी शिंग बोलती है कि लेकिन इस सब सिचुएशन के पीछे ज़रूर कोई ना कोई है। तो हान बोलता है कि ये ज़रूर तोंके ने किया होगा, उन्हें ज़्यादा प्राइस देकर। शिंग बोलती है कि वो लोग ना कुछ ज़्यादा ही छोटा सोचते हैं। तो हान कहता है कि सब आपकी तरह बड़े सोचने वाले नहीं होते। हान अब उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है, पर वो कहती है कि उसे कुछ प्रपोजल देखना है, इसीलिए वो जाकर सो जाए। अब वो वापस से उसके पास एक फाइल लेकर आता है और बोलता है कि इसमें ना आपके साइन चाहिए। जैसे ही शिंग उसे खोलती है तो उसके अंदर एक किस कार्ड था, जो देखकर वो स्माइल करती है और उसे चीक्स पर किस कर देती है। हान कहता है कि बस इतना ही। तो शिंग बोलती है कि एक कार्ड को तुम दिन के अंदर एक बार ही यूज़ कर सकते हो, इसीलिए वो बाकी कार्ड्स को निकाल कर देखने लग जाता है कि अब वो कौन सा यूज़ करे। फिर वो मसाज कार्ड को देखकर बोलता है कि यार मेरी बॉडी में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जिसे ऐसे देखकर शिंग हंसने लगती है और उसे मसाज करने के लिए रूम में लेकर चली जाती है। अगले दिन चैंग और जैन बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर जैंग कहते हैं कि जो सप्लाई की प्रॉब्लम थी उसे तो शिंग ने इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया। इस पर चैंग बोलता है कि वो अब काफ़ी स्मार्ट हो गई है, लेकिन वो जल्दी अपनी वीकनेस हमें ज़रूर दिखाएगी। तभी जैंग को किसी का कॉल आ जाता है कि प्रिपरेशन हो गई है, इसलिए वो उसे प्लान के हिसाब से सब कुछ करने के लिए कहती है। जब चैंग उससे पूछता है तो वो उसे इतना ही बताती है कि उसने मार्केटिंग कंपनी से कॉन्टैक्ट किया है, जिसे ऐसे देखकर चैंग बोलता है कि इसीलिए कभी भी हमें वुमेन को हर्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो रिवेंज के लिए कुछ भी कर सकती है। तो जैंग बोलती है कि मैं पहले हान पर मर्सी करती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी और ये बोलकर चली जाती है। सीन अब यहाँ से लिली और जीजू पर आता है, जो कि लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। जीजू ने वहाँ पर उसके लिए काफ़ी सारा खाना ऑर्डर किया हुआ था और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ और चाहिए हो तो भी बता देना। पर लिली बोलती है कि वैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं कि मुझे ना डिशेस पसंद नहीं है, बल्कि उसे तो लोकल डिशेस ज़्यादा पसंद है और वो ये सारी चीज़ें तो बिजनेस मीटिंग वगैरह के लिए ऑर्डर करती है। जीजू फिर यहाँ पर उसके लिए जो फ्लावर बुके लेकर आया था वो उसे दिखाता है कि शायद तुम्हें याद ना हो, लेकिन ऐसा सेम बुके जब तुम पहली बार मुझे मिली थी कंपनी के अंदर तब लेकर आई थी। उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था तुम्हें देखकर। फिर वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने पहले भी कहा था, लेकिन तब से लेकर अभी तक मैं काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गया हूँ। पहले मैं तुम्हारे लिए काफ़ी सिली चीज़ें भी की थी, लेकिन अब मैं काफ़ी समझदार हो गया हूँ। ये सब बोलकर वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी। तो लिली याद करती है कि उसने 2 एम्प्लॉयज़ को ऑफिस में बात करते हुए सुना था, जहाँ पर वो लोग बोल रहे थे कि जीजू ने कैसे जर्मनी जाने वाला ऑफर रिजेक्ट कर दिया, अगर वो इसे एक्सेप्ट करता तो चीफ बन जाता। इसीलिए ये याद करके वो कहती है कि लगता है कि मुझे इस बार भी ना बोलना पड़ेगा, जो सुनकर वो सैड होकर बुक के साइड में रख देता है। जहाँ लिली उसे समझाती है कि वो एक अच्छा इंसान है और काफ़ी रिलायबल भी है। जब एक बार हमारा प्रिंटर खराब हो गया था, तुम तभी से कंपनी की बैकबोन बने हुए हो और मैच्योर होना स्टार्ट हो गए थे, और तुम जो भी लाइफ में इतना कुछ कर रहे हो वो किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कर रहे हो, ये याद रखो। और फिर उसे बोलती है कि वैसे मैं ये बुके एक्सेप्ट कर सकती हूँ, जो सुनकर वो खुश होकर उसे बुके दे देता है। अगले सीन में मैंग लू के लिए पेस्ट्री लेकर आती है, पर लू यहाँ पर काफ़ी सैड बैठा हुआ था, तो मैंगू से स्माइल करने के लिए कहती है
और पूछती है कि भला वो ऐसे क्यों बैठा है। तो वो कहता है कि मैं इतना अच्छा बिहेव कर रहा हूँ, तभी भी तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों एक्सेप्ट नहीं करती। मैंग अब यहाँ पर उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें लू उसे कह रहा होता है कि वो उसे कब एक्सेप्ट करेगी। ये दिखाकर वो खुद की वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है और बोलती है कि मैं अभी से तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड मानती हूँ, जिस बात से वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि उछलने लग जाता है और उसे पूछता है कि आज तुमने मुझे अचानक से कैसे अप्रूव कर दिया। तो मैंग बोलती है कि जब मैंने शिंग और हान को साथ में देखा तभी मैं समझ गई थी कि मुझे भी अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन के साथ ये बोलना चाहती थी, लेकिन जब मैंने आज तुम्हारा सैड चेहरा देखा इसलिए मैंने सोचा कि आज ही एक्सेप्ट कर लेती हूँ। और फिर दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं, जो सब कुछ फ़ोन में रिकॉर्ड हो रहा था। फिर जब शिंग अपने ऑफिस में होती है तभी उसे हान का मैसेज आता है जो उसे अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ वो देखती है कि वही एक्ट्रेस तांग यूनी आई हुई थी। हान उस एक्ट्रेस से अब शिंग को अपनी गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसे देखकर वो उसे जल्दी ठीक होने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। हान अब शिंग को बताता है कि ये तो मुझे बिना बताए यहाँ पर आ गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया सब कुछ क्लियर करने के लिए। जो देखकर शिंग खुश होती है और दोनों साथ में लंच करने जाने का डिसाइड करते हैं। अब जब ये दोनों पार्किंग एरिया में होते हैं तभी अचानक से एक कार शिंग को हिट करने वाली थी, पर वो उसे अपनी तरफ खींचकर बचा लेता है, जिस वजह से उसके बैक में बहुत तेज पेन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए अब शिंग सॉन्ग के साथ उसे फटाफट से हॉस्पिटल में लेकर जाती है। जो सब कुछ युआन का असिस्टेंट भी आकर उसे बताता है तो बोलती है कि मुझे लग ही रहा था कि उसकी इंजरी इतनी सिंपल नहीं है। इधर शिंग हान के साथ हॉस्पिटल में होती है और उसे कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें जल्द से जल्द सर्जरी करवानी पड़ेगी, जिसके लिए वो ओके बोलता है। तभी वहाँ पर हान के ग्रैंडपा आ जाते हैं, इसलिए शिंग उन्हें बात करने के लिए छोड़कर बाहर चली जाती है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मुझे अभी पता चल गया कि लोगों के लिए स्पेस छोड़ना ही नहीं चाहिए था, पर हान कहता है कि इसमें शिंग की कोई भी गलती नहीं है, वो इन सब के अंदर मेरी वजह से इन्वॉल्व हुई थी। तो ग्रैंडपा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस लड़की को ब्लेम करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तभी हान कहता है कि मेरे लिए शिंग और डोंगयान दोनों ही सेम है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करो, तभी तो उसे प्रोटेक्ट कर पाओगे। साथ ही ये भी बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरा ग्रैंडसन जिस लड़की से प्यार करता है कोई भी उसे कुछ करे, इसलिए वो उसे जल्दी ठीक होने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि वो डोंगयान की चिंता ना करे। मैंने कंपनी के अंदर अनाउंस कर दिया है कि तुम किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से अब्रॉड गए हो। अगले दिन अब जब शिंग ऑफिस में होती है तो जीसू आकर बताता है कि किसी ने उनकी कंपनी के प्रोडक्ट को स्लैंडर किया है कि उनके प्रोडक्ट्स रेडियो एक्टिव है, जिसकी वजह से बॉडी में कैंसर होता है और एक डिवाइस उसे डिटेक्ट करके दिखा रहा होता है, जिस वजह से सभी लोग उनकी कंपनी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे, जिस वजह से उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जीसू बोलता है कि ये सब कुछ झूठ है, हमें सबको बताना चाहिए, लेकिन शिंग कहती है कि ये प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देगा और अब वो सब कुछ क्लैरिफाई करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है। इससे पहले शिंग हॉस्पिटल जाती है जहाँ वो हान को सर्जरी के लिए भेज देती है और फिर कंपनी में वापस आकर हान ने जो उसे नेकलेस गिफ्ट किया था उसे पहनकर मीडिया के सामने जाती है। वो उन्हें बताती है कि ये सब कुछ जो भी इंटरनेट पर चल रहा है वो झूठ है, क्योंकि उनके सारे प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी टेस्ट किया गया है और उनके पास सर्टिफिकेट है कि उनके प्रोडक्ट्स एकदम सेफ है। पर मीडिया वाले बोलने लग जाते हैं कि तुमने ये सब कुछ ज़रूर पैसे देकर करवाया होगा और उस वीडियो में जो डिवाइस है वो डिटेक्ट कर रहा है कि तुम्हारे प्रोडक्ट्स रेडियो एक्टिव है। शिंग अब सभी के सामने अपना प्रोडक्ट लेकर आती है और साथ में वो डिवाइस भी। अब जैसे वो उस प्रोडक्ट को अपने डिवाइस से चेक करती है तो उस पर भी वो बीप साउंड कर रहा था। जब वो माइक में चेक करती है तो उस पर भी आवाज़ निकाल रहा था, यहाँ तक कि रिपोर्टर की नोटबुक पर चेक करने पर भी, जो देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। वो उन्हें बोलती है कि हमारे प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये इस डिटेक्टर की प्रॉब्लम है, पर फिर भी हम सब कुछ क्लैरिफाई करने के लिए फिर से अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट कराने के लिए भेज रहे हैं। जो सुनकर सभी रिपोर्टर्स को उस पर विश्वास हो जाता है और बोलते हैं कि लगता है कि किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई है। तो शिंग बोलती है कि अगर आप नई स्टोरी चाहते हो तो इस इंसान को ढूंढ सकते हो, इससे आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी मिलेगी। साथ ही ये भी बोलती है कि अगर वो लोग चाहे तो उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आकर देख सकते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, जिससे कि उनके और भी ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैंग और चैंग भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, जिसे देखकर जैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ग्लास फेंक कर तोड़ देती है। ग्रैंडपा भी इस वीडियो को देख रहे थे और खुश होते हैं कि उसने कैसे इतने अच्छे से इस प्रॉब्लम को हैंडल किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शिंग अब सभी एम्प्लॉयज़ से मिलती है, जहाँ पर सभी लोगों से प्रेस कर रहे थे इतने अच्छे से इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। चैंग बोलता है कि इससे सिर्फ उनकी कंपनी का नाम क्लियर नहीं हुआ, बल्कि हमारी कंपनी को फ्री में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी ऑफर आ रहे हैं। जिसके बाद अब शिंग फटाफट से हान से मिलने के लिए जाती है, जहाँ उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई थी, लेकिन वो अभी भी अनकॉन्शियस हालत में था।
अब जब थोड़ी देर बाद हान उठता है तो शेंग उसे देखकर काफ़ी खुश होती है। इधर हम मैंग को देखते हैं जो कि जल्दी से लू को लेकर अपने घर पर जाती है और अपना कोट निकाल कर रूम में चली जाती है। वो उसे कहने लग जाता है कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा और शाय होते हुए बोलता है कि अभी दिन का टाइम है ना, हमें रात को ये सब करना चाहिए। पर मैंग बोलती है कि नहीं, बाद में करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। ये सुनते ही लू ओके बोलकर अपनी जैकेट वगैरह उतारने लग जाता है। तभी मैंग अपना लैपटॉप लेकर आ जाती है और उससे पूछते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, जिसे देखकर वो अपने कपड़े ठीक करने लग जाता है और बोलता है कि तुम लाइव स्ट्रीम की बात कर रही थी क्या। तो वो बोलती है कि हाँ, अभी सही टाइम है लाइव स्ट्रीम करने का, अभी शेंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है तो लोगों के ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, इसीलिए हम अभी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे और उनके जो वॉलंटियर्स है उसके इंटरव्यू लेंगे। ये सब कुछ शेंग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये सुनकर वो बेचारा काफ़ी एम्बैरस हो जाता है कि वो तो कुछ और ही सोच रहा था और उसकी ऐसी हरकतों से मैंग भी हंसने लग जाती है। इसके बाद हम शेंग और हान को देखते हैं जहाँ पर हान शेंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो देखकर प्राउड फील कर रहा था। तो शेंग कहती है कि उसे मत देखो। इस पर हान कहता है कि क्यों ना देखूं। शेंग बोलती है कि फिर तो तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करने लग जाओगे। तो हान कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं ऑलरेडी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है ये किसने किया होगा। वो बताती है कि जो वीडियो का पब्लिशर था उसने मुझसे कहा कि ये उन्होंने किया है क्योंकि उसे इंटरनेट पर पॉपुलर होना था इसीलिए। हालांकि उसने अब माफ़ी मांग ली है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे ज़रूर कोई पावरफुल पर्सन है जिसका नाम वो क्रिएटर हमें नहीं बता रहा। असल में ये सब कुछ सांग दी ने करवाया था, लेकिन उसका ये प्लान भी फेल हो गया था और शेंग ने इसे आसानी से सॉल्व कर दिया। फिर जब शेंग हान को ऑरेंज पील करके खिला रही थी तो वो भी उसे अपने साथ खाने के लिए बोलता है और जैसे ही वो खाने वाली थी तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं जो कि इन्हें ऐसे देख लेते हैं और डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी कहते हैं। वो हान से पूछते हैं कि अभी वो कैसा है तो हान बताता है कि मैं काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ। वो यहाँ पर शेंग से अब उसका ख्याल रखने के लिए थैंक यू कहते हैं और जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया उसके लिए भी। साथ ही ये भी बोलते हैं कि ये सब हान की वजह से हुआ है, लेकिन शेंग बोलती है कि हम दोनों कपल हैं, इसमें अकेले हान की कोई भी गलती नहीं है। जो सुनकर हान उसका हाथ पकड़ लेता है और ग्रैंडपा हान से कहते हैं कि अभी अगर तुम शेंग को पसंद करते हो तो कोई भी चीज़ करने से पहले 2 बार सोचना है, जिसके लिए वो हाँ बोलता है। फिर वो बोलता है कि पिछली बार जो तुम्हारा नाम मैंने साथ में लिखा था उसे तुम लेकर जाना, है तुम्हारा गिफ्ट है। इस पर शेंग चेयरमैन कहकर उन्हें थैंक यू बोलती है। तो बोलते हैं कि अभी भी तुम मुझे चेयरमैन ही बुलाओगी। ये सुनकर वो स्माइल करते हुए उन्हें ग्रैंडपा कहकर बुलाती है तो वो उन्हें ऑरेंज खाना कंटिन्यू करने के लिए बोलकर चले जाते हैं और दोनों हंसने लगते हैं। ग्रैंडपा अब जब बाहर आते हैं तो वो युआन से मिलते हैं। वो उसे बोलते हैं कि हान ने मुझसे कभी भी तुम्हारे बारे में कोई कंप्लेंट नहीं की, तो क्या तुम कुछ भी करोगे और मुझे उसके बारे में पता नहीं चलेगा। अगर हान ने एक बार भी तुम्हारे ऊपर ट्रिक्स प्ले की ना तो तुम उसे हैंडल बिल्कुल भी नहीं कर पाओगी। तुम दोनों कजन्स हो, तुम्हारा ब्लड रिलेशन है, तुम्हें ऐसे एक दूसरे के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए। जो सुनकर युआन थोड़ी सी सैड हो जाती है। अगले दिन अब जब युआन अपने ऑफिस में होती है तो शेंग उससे मिलने के लिए आती है। युआन पूछती है कि तुम हान का ख्याल रख रही हो ना। तो शेंग उसे थैंक यू बोलती है कि मैंने आपको हॉस्पिटल में देखा था, अभी तक किसी को भी पता नहीं चला है कि हान हॉस्पिटलाइज है, इसे आपने ही कवर करके रखा हुआ है। तो युआन बोलती है कि ये तो मैंने सिर्फ ग्रैंडपा के लिए किया है और पूछते हैं कि तुम्हें क्या काम है। तो शेंग कहती है कि हम चाहते हैं कि आने वाली बोर्ड मीटिंग में आप हमारा साथ दे टैलेंट पूल के लिए और डायरेक्टर को मनाएं। तो युआन बोलती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। इस पर शेंग कहती है कि इस एआई टैलेंट पूल से सिर्फ डोंगियन मेडिकल को नहीं बल्कि डोंगियन टेक्नोलॉजी को भी फायदा होगा, और क्योंकि आप कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हो तो इससे आपको भी लोग प्रेज करेंगे, क्योंकि सभी जानते हैं कि हान से पहले आप ही डोंगयान को कितने अच्छे से संभाल रही थी। अब यान उसे इस बारे में बैठाकर बात करने लग जाती है और बोलती है कि उसमें तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा। पर शेंग बोलती है कि वो सब कुछ हान हैंडल कर लेगा और अगर हम फेल भी हो गए तो फिर आपको चांस मिल जाएगा डोंगियन मेडिकल को लेने का। जिस पर वो हंसकर कहने लग जाती है कि थैंक यू कि तुम मेरे लिए इतना सोचते हो। फिर शेंग जब हॉस्पिटल आती है तो कॉरिडोर में उसे ईचन मिलता है जो बताता है कि हान आज डिस्चार्ज होने वाला है, लेकिन उसे पूरी तरीके से रेस्ट की ज़रूरत है और वो 1 घंटे से ज़्यादा खड़ा नहीं रह सकता। साथ ही उसे कहीं पर जाना है तो व्हीलचेयर का यूज़ करना पड़ेगा और 1 महीने के अंदर वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा। साथ ही वो उसे ये भी बोलता है कि हान और तुमने एक साथ कितनी सारी चीज़ें फेस की है, सच में तुम्हारा पार्टनर तुम्हें मिल गया है, और उन्हें विशेष देता है। शेंग अब हान के लिए व्हीलचेयर लाती है और उसे उस पर बिठाने में मदद करती है। तभी हान उसे किस करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं करने देती, जिसके बाद वो उसे रात में अपनी कंपनी के अंदर लेकर जाती है क्योंकि उसे उसके बैठने के लिए एक ब्रेस बनाना था। रात में अब जब दोनों बेड पर होते हैं तो शेंग कुछ परेशान दिख रही थी। हान जब उसे पूछता है कि क्या बात है तो बोलती है कि मुझे कल के लिए डर लग रहा है, तुम्हें ज़्यादा देर तक खड़े और बैठने नहीं दे सकते। पर हान उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुमने वो ब्रेस तो बना लिया है ना, और उसे कल की मीटिंग के लिए एनर्जी बचाने के लिए सोने को बोलता है। अगले दिन अब शेंग हान को ब्रेस और कोट वगैरह अच्छे से पहनाने में हेल्प करती है और बोलती है कि मीटिंग के पूरे टाइम में वो उसके साथ ही रहेगी। वो उसे ज़्यादा पेन हैंडल करने से मना करती है तो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा। दोनों अब मीटिंग में पहुँचते हैं
जहाँ पर हान शिंग को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये हानाई शिंगचेंग की वाइस प्रेसिडेंट है जो कि एआई टैलेंट पूल को हैंडल कर रही है। फिर वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। तभी उनमें से एक डायरेक्टर बोलता है कि तुम हमारे प्रॉफिट का 100 मिलियन हर साल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पर लगाना चाहते हो, जो कि बाद में आकर हमें ज्वाइन भी ना करे, तो भला इसका क्या ही फायदा होगा। ये एक चैरिटी है जो कि तुम हमारे पैसों से करना चाहते हो। तो शिंगो से जवाब देती है कि ये आपका कंसर्न हान का फोकस है कि कैसे उन टैलेंट को यूज करें हम डोंगयांग के आगे ले जाने के लिए। फिर वो यहाँ पर शिनली के बारे में बताती है कि कैसे वो इतना ज़्यादा टैलेंटेड लड़का है और उसकी वजह से शिंगचेंग की रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। उन्हें उसी के जैसे टैलेंट चाहिए अपनी कंपनी को और आगे ले जाने के लिए। जिसकी ये बातें सुनकर कुछ लोग तो उसका साथ देते हैं। तभी उनमें से एक डायरेक्टर शिंग से पूछता है कि तुमने कहा कि ये सब मोस्टली लैब से होता है और अगर उसमें इन्वेस्ट करने के बाद हमें कोई आउटकम नहीं मिला तो इसे जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो बर्बाद हो जाएगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इस पर हान खड़ा होकर बोलता है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट की चिंता है उसके लिए हम हानाई शिंगचेंग का हाफ ईयर का रेवेन्यू यहाँ पर लगाएंगे। तो डायरेक्टर बोलता है कि रेवेन्यू कितना ही होगा, पर शिंग बोलती है कि वो 60 मिलियन है और अगले साल तक तो वो डबल होने वाला है, इससे हमारी ग्रोथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो सुनकर वो कुछ नहीं बोल पाते। अब ज़्यादा देर तक खड़े रहने की वजह से हान की बैक में दर्द होना शुरू हो गया था, जो चीज़ शिंग और युआन दोनों नोटिस कर लेते हैं। फिर दूसरा डायरेक्टर कहता है कि इसे डोंगयांग को तो फ़र्क पड़ेगा ही ना, तो आप एक और प्लेज क्यों नहीं ले लेते। अब हान का पेन बढ़ता जा रहा था और युआन उस डायरेक्टर से कहती है कि हान बहुत ही रिवेंजफुल पर्सन है, मैंने पिछली बार ये कहा था तो मुझे डोंगयांग के सारे शेयर्स खोने पड़े, इस बार आप क्या खोना चाहते हो। जो सुनकर वो शांत बैठ जाता है। अब हान सभी लोगों से वोटिंग कराता है जो भी एआई टैलेंट पूल के लिए फेवर में थे, जहाँ पर युआन को देखकर उसके जो साथ वाले डायरेक्टर्स थे वो भी हाथ खड़ा करते हैं, जैसे कि उनकी मीटिंग पूरी सक्सेसफुल हो जाती है। युआन अब जैसे ही अपने ऑफिस में जाती है तो उसके पीछे एक डायरेक्टर वहाँ पर आकर बोलता है कि तुमने हान की साइड क्यों ली, तुम्हें ही डोंगयांग मेडिकल को लेना चाहिए। पर युआन मना कर देती है कि इससे आपको और सभी को फ़ायदा होगा। और जब वो नहीं मान रहा होता तो कहती है कि अगर आपको इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो शांति से बैठे रहो और कुछ मत करो। फिर हम लिली को ऑफिस में देखते हैं जो कि अपनी लिए पीच टी बना रही थी। तभी जीजो उसे आकर बोलता है कि ये कोल्ड होती है तो तुम्हें ये ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए क्योंकि तुम्हें स्टमक प्रॉब्लम है। साथ ही वो उसे बताता है कि उसने जर्मनी जाने के लिए फिर से रीअप्लाई कर दिया है और मिस्टर लुओ ने अप्रूव कर दिया है, जिसके लिए वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। तभी वहाँ पर जोंग आकर जीजो को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए बुके देती है, जिन्हें ऐसे देखकर लिली वहाँ से चली जाती है। वो अब अपने कैबिन में जाकर जीजू की बात याद करके वो टी नहीं पी थी, पर तभी वो याद करती है कि कैसे जोंग उसे बुके दे रही थी, इसलिए वो सैड हो जाती है। उसी वक्त जैंग वहाँ पर आकर उसे अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करती है क्योंकि उसे उससे कुछ बात करनी थी, जिसके लिए लिली हाँ बोल देती है। अगले दिन अब शिंग युआन के पास जाकर उससे कॉपरेशन का कॉन्ट्रैक्ट देती है और उसे बोलती है कि ये सभी के लिए एक विन विन सिचुएशन रहेगी। साथ ही कल आपने जो हान के लिए हेल्प किया उसे थैंक यू बोलती है। युआन पूछती है कि हान भी ये चाहता है, तो शिंग बोलती है कि हान तो आपसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रखता है। शिंग अब जब घर जाती है तो देखती है कि हान काम कर रहा था, जिसके लिए वो उसे डांट कर आराम करने के लिए कहती है। साथ ही बताती है कि उसने युआन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उसने भी तुम्हारी हेल्प की थी क्योंकि बोर्ड मीटिंग से पहले मैं उससे मिलने के लिए गई थी। इस पर हान बोलता है कि वैसे है तो मेरी कज़न ही ना। सीन अब लिली और जोंग पर आता है जो कि एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। जोंग उसे बोलती है कि उसने जो आज जीजू को बुके दिया था वो सिर्फ ऐसा फ्रेंड दिया था, हालांकि वो उसे पसंद करती है लेकिन उसे पता है कि जीजू लिली को पसंद करता है, इसलिए उसे जीजू को एक चांस देना चाहिए। तो लिली उसे बोलती है कि मैंने पहले एक रिलेशनशिप बहुत ही कैजुअली स्टार्ट कर दिया था, जो जब एंड हुआ तो मैं काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई। तो लिली उसे समझाती है कि जीजो बाकी लोगों से काफ़ी अलग और अच्छा इंसान है। इस पर लिली कहती है कि वो तो जर्मनी जा रहा है ना, मैं उसे अपनी सेल्फिश रीजन की वजह से नहीं रोक सकती। जोंग कहती है कि इसका मतलब है कि आप भी उसे पसंद करती हो, जिस पर लिली स्माइल करती है और उसे डिनर करने के लिए बोलती है। अगले दिन अब युआन अपने ग्रैंडपा के साथ होती है। तभी उसे हान का मैसेज आता है जो उसे थैंक यू बोल रहा था। ये देखकर वो स्माइल करने लगती है और उसे मैसेज करती है कि ये तो तुम्हारा स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है, इतने ज़्यादा पोलाइट कब से हो गए तुम जो कि थैंक यू बोल रहे हो। ग्रैंडपा भी उसे स्माइल करते हुए देखकर पूछते हैं कि किसका मैसेज है जो कि तुम इतनी खुश हो रही हो। तो वो बताती है कि हान मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, जिस पर वो भी हंसने लग जाते हैं। यहाँ से अब हम सीधे 1 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर शिंग सूप बना रही थी और हान अब ऑलमोस्ट रिकवर हो गया था। शिंग कहती है कि तुम्हें सूप पीना है, लेकिन हान कहते हैं कि वो 1 महीने से बस ये सूप ही पी रहा है, वो अब और ज़्यादा नहीं पी सकता। इस पर शिंग कहती है कि वो इसे वेस्ट तो नहीं कर सकते ना। तो हान उसे एक आइडिया देता है और वो दोनों एक गेम खेलते हैं जिसमें उन्हें एक बाउल के अंदर 100 ग्राम सूप डालना था, जिसका भी 100 ग्राम्स के क्लोज आएगा वो जीत जाएगा और जो हारेगा उसे वो सूप पीना पड़ेगा। ये लोग अब इस गेम को खेलने लग जाते हैं जिसमें कभी शिंग हार जाती है तो कभी हान, और दोनों ही मिलजुल कर उस सूप को ख़त्म करके सोफे पर बैठे हुए थे, जहाँ पर बेचारी शिंग बहुत ज़्यादा सूप पीने की वजह से काफ़ी परेशान हो गई थी क्योंकि उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था।
जिसे ऐसे देखकर हान हंसने लग जाता है। इधर ज़ैंग दी चैंग को बताती है कि उन्होंने नया डेटाबेस बना लिया है जो बे प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ किया जाएगा। वो अब उसे कॉफ़ी सर्व करते हुए बोलता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसे हैंडल करोगी। चैंग बोलते है कि तुम कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहे हो, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम हान को हरा दोगे? इस पर चैंग बोलता है कि ये तो मैं तोंगे के इंटरेस्ट के लिए करता हूँ, पर क्या तुम्हारा ऑब्सेशन अभी हान के ऊपर से ख़त्म नहीं हुआ है? तो ज़ैंग दी कुछ सोचकर बोलती है कि वो भी तोंगे और गुआंगुआ को जीतते हुए देखना चाहती है। जिसके बाद हम शिंग को देखते हैं जो कि न्यूज़ पढ़ रही थी। तभी हान उसे बोलता है कि ग्रैंडमा के पास जाने से पहले मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा, और पूछता है कि तुम क्या पढ़ रही हो। तो बताती है कि चैंग और ज़ैंग अपना डेटाबेस बना रहे हैं, लगता है कि अभी वो दोंगियान से कम्पीट करने में ऑब्सेस्ड है। इस पर हान बोलता है कि ये तो आगे पता चल जाएगा। अगले सीन में अब हान अपने ग्रैंडपा के पास जाता है और उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की दोंगियान की रिपोर्ट देता है। जब ग्रैंडपा वो पढ़ रहे थे तो हान बोलता है कि मैंने ये करने का डिसाइड कर लिया है। इस चीज़ को जो लोग नहीं जानते वो सोचेंगे कि हम लोग अपने पहले के सारे एफर्ट्स वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर में इसे दोंगियांग इनविंसिबल हो जाएगा एआई के अंदर। तो ग्रैंडपा कहता है कि तुम्हें जो करना है वो कर जा, तुम्हारे और युआन के अपने अपने आइडियाज़ और एक्सपीरियंस है। जो सुनकर हान कहता है कि वो उसे भी हर चीज़ डिस्कस करेगा। फिर ग्रैंडपा उसे कैलीग्राफी करते हुए बोलते हैं कि दोंगियांग के डेटाबेस को रिवील करने से पहले ये भी कर लेना। हान तो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन जब वो उनकी कैलीग्राफी देखता है तो उस पर वेडिंग लिखा हुआ था। ग्रैंडपा कहता है कि जल्दी से शिंग से शादी कर लो, नहीं तो वो भाग जाएगी और मुझे भी मेरे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलना है। जो सुनकर हान स्माइल करने लग जाता है। जिसके बाद हम हान को मीडिया के सामने उनके एआई पूल के बारे में बताते हुए देखते हैं, जिसे चैंग शेंगली और सभी लोग देख रहे थे। जहां हान बताते हैं कि वो अपने दोंगियांग के डेटाबेस को पब्लिक करने वाले हैं स्टूडेंट्स, रिसर्च और साइंटिस्ट के लिए। वो लोग इसके बारे में और जान सकेंगे। दोंगियांग उन्हें सपोर्ट करेगा, उनके लिए इन्वेस्टमेंट भी करेगा। वो चाहता है कि सभी टेक कंपनीज एक साथ मिलकर आ जाए। फिर हम चैंग को देखते हैं जो कि एक रूफटॉप पर खड़ा हुआ था और कुछ सोच रहा था। तभी ज़ैंग दी भी वहाँ पर आकर उससे पूछती है कि क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि जब मैं सैड होता हूँ या फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और कहता है कि मैंने देखा है कि हान तो कभी भी मेरे साथ कम्पीट नहीं करना चाहता था। वो बस ये चाहता था कि हम लोग साथ में आगे बढ़े। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था जब वो मेरे ट्रिक्स पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो कहता है कि दोंगियांग ने जो अभी उसके डेटाबेस रिवील किया है उससे अभी तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन बाद में इससे तोंगे और गुआंगुआ दोनों को ही फ़ायदा होगा। पर ज़ैंग बोलती है कि मैं अभी भी रिकॉन्साइल नहीं कर सकती। जो सुनकर चैंग कहता है कि तुमने मुझे सिर्फ हान से रिवेंज लेने के लिए ज्वाइन किया था ना, और तुम अभी भी उसके साथ ऑब्सेस्ड हो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे बुलाकर जो तुम्हारे साथ है उसकी तरफ ध्यान दो। जो सुनकर ज़ैंग उसकी तरफ देखने लग जाती है और कुछ नहीं बोलती। इधर हान ऑफिस में होता है, तभी शिंग आती है वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए और बताती है कि आज वो लोग जीजू के लिए एक फेयरवेल लंच रख रहे हैं, तो उसे भी वहाँ पर आना है, जिसके लिए वो हाँ बोल देता है। अब लिली और शिंग जब लंच करने के लिए पहुंच रहे थे तभी उन्हें रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर शॉ मिल जाता है और वो लोग एक दूसरे को ग्रीट करके चले जाते हैं। शिंग यहाँ पर लिली की तरफ देखती है तो लिली बोलती है कि मैं अब ऑलरेडी उससे मूव ऑन कर चुकी हूँ। तो वो यहाँ पर उसे चीज़ों की बात करती है और कहती है कि वो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। तो लिली कहती है कि मैं उसे होल्ड करके नहीं रख सकती, और शिंग की इंसिस्ट करने पर कहती है कि मैं इस बार में बाद में सोचूंगी। ये सभी लोग अब साथ में लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पर लू कहता है कि लिली और शिंग लेट आए हैं तो उन्हें ड्रिंक करनी होगी, पर मैंग उन्हें डिफेंड करती है और बोलती है कि वो क्यों ड्रिंक करेंगी। जिसे ऐसे देखकर शिंग बोलती है कि मैंग कितनी ज़्यादा थॉटफुल है। तो हान बोलता है कि मैं थॉटफुल नहीं हूँ क्या, मैंने भी तो तुम्हें डिफेंड किया ना। इस पर लू कहता है कि तुम तो कितने ज़्यादा जेलस हो जाते हो, इससे जल्दी शादी कर लो ना। हान बोलता है कि इसीलिए तो मैं इसके पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर शिंग शॉक हो जाती है और हान उसके पास आकर धीरे से बोलता है कि ये तुम्हारी विश लिस्ट की आखिरी विश भी पूरी करूंगा। अब जब ये सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे तभी हान को सॉन्ग का मैसेज आता है कि चैंग और ज़ैंग दी को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उनका जू के साथ कनेक्शन था और शिंग को किडनैप कराने में उसी का हाथ था। यहाँ तक कि उनके कंपनी के प्रोडक्ट को जो स्लैंडर किया था वो सब में भी इन्हीं लोगों का हाथ था। जो देखकर शिंग बोलती है कि उन्हें सिर्फ अपने कर्मों की सजा मिल रही है। फिर मैंग को थैंक यू बोलती है कि उसके इंटरव्यू की वजह से उन्हें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, और जीजू से बोलती है कि अगर तुम्हें जर्मनी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन्हें बताए। उन्होंने सब कुछ उसके लिए वहाँ पर अरेंज कर दिया है। सभी लोग अब उसे चेयर करते हैं, पर लिली और जीजू यहाँ पर दोनों ही थोड़ा सैड लग रहे थे। लंच के बाद लिली एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रही थी, तभी वहाँ पर शाओ आकर उसे ड्रिंक ना करने के लिए कहता है, पर वो नहीं मानती। तो वो उसे कहता है कि जो भी बात है वो उसे शेयर करे एज अ फ्रेंड। इसीलिए दोनों अब साथ में ड्रिंक करने लग जाते हैं। अगले सुबह अब लिली को अपने घर पर एक पैकेज रिसीव होता है। जब वो उसे ओपन करती है तो पता चलता है कि वो उसके लिए जीजू ने भेजा हुआ था, जिसमें खाने की काफ़ी सारी चीज़ें थी। जीजू ने यहाँ पर उसके लिए एक नोट भी छोड़ा हुआ था कि उसे अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है और टाइम पर अच्छे से खाना खाना है। अब वो उसके साथ बिता हुआ टाइम याद करती है, तभी उसे शाओ ने जो कल बोला था वो याद आता है।
वो उसे बोलता है कि मैं अपने पास की वजह से तुम्हारे साथ नहीं रह पाया, लेकिन जीजू तुमसे मुझसे भी ज़्यादा प्यार करता है और मैं नहीं चाहता कि तुम उसे खो दो, इसीलिए ऐसा मत करो जिससे कि तुम्हें बाद में रिग्रेट हो। अब लिली फटाफट से रेडी होकर एयरपोर्ट जाती है जीजू से मिलने के लिए, जहाँ पर जब वो जा ही रहा था तो वो उसे पीछे से आवाज़ देकर रोक लेती है और जाकर सीधा हक कर लेती है। उससे मिलने के बाद अब वो शिंग और मैंग को टेक्स्ट करके बताती है कि वो और जीजू साथ में आ गए हैं, जो देखकर सभी लोग उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मैंग बोलती है कि लगता है अब तो मुझे शादी के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, पता नहीं तुम में से कौन पहले शादी करेगा। तभी वहाँ पर हान आता है। जब शिंगो से वो मैसेज दिखाती है तो हान कहता है कि ऑफ कोर्स हम ही पहले शादी करेंगे। हमें पता चलता है कि वो शिंग के पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहा था, इसलिए वो उसे पूछने लग जाते हैं कि वो कौन से सूट पहने, तो शिंग अब उसके लिए चूज करती है। फिर जब ये लोग साथ में कार में जा रहे थे, जहाँ पर शिंगो से बोलती है कि अगर मेरे पेरेंट्स तुम्हें हार्ड टाइम देंगे तब तुम क्या करोगे, तो हान बोलता है कि मैं हैंडल कर लूंगा। दूसरी तरफ शिंग के डैड डिशेस बना रहे थे, जहाँ मॉम सोचती है कि शिंग और हान के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी क्या, तो डैड बोलते हैं कि वो तो हमें पता चल ही जाएगा क्योंकि वो लोग आने ही वाले हैं। अब थोड़ी देर में ये लोग भी घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हान मॉम डैड के लिए गिफ्ट भी लेकर आया था और उन्हें देता है। मॉम अब इन दोनों को हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए रेडी होने को बोलती है, जहाँ बताती है कि उन्होंने उसके लिए टॉवल वगैरह प्रिपेयर करके रखा हुआ है, और साथ ही ये भी बोलती है कि उन्होंने लास्ट ईयर न्यू ईयर पे ही ये सब कुछ उसके लिए रेडी किया हुआ था, लेकिन वो नहीं आया। इस पर हान कुछ बोलने वाला था पर शिंग उसे लेकर चली जाती है। अब ये सभी लोग साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि डैड ने सारे डिशेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा मिर्ची वगैरह डाली हुई थी, जो चीज़ देखकर शिंग अपने पेरेंट्स को घूरने लग जाती है कि आखिर वो लोग ये क्या कर रहे हैं। डैड बोलते हैं कि ये सारी ना शिंग की फेवरेट डिशेस है और वो उसे खाने के लिए देते हैं। जब वो उन्हें खाता है तो इस बेचारे की हालत ख़राब हो जाती है, जो देखकर डैड बोलते हैं कि देखो तुम तो शिंग के पसंद का खाना भी नहीं खा पा रहे हो, तो भला तुम लोग साथ कैसे रह सकते हो। अब हान यहाँ पर पहले जो कुछ भी हो उसके लिए उनसे सॉरी बोलता है, पर अभी वो दोनों साथ में रहेंगे और जो भी डिसीजन होगा एक दूसरे को समझ कर ही लेंगे। शिंग भी कहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे और एक दूसरे से प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, जो सुनकर मॉम डैड उठकर यहाँ से चले जाते हैं। और हान सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन वो उन्होंने जो हान के लिए नॉन स्पाइसी डिशेस बनाई थी वो सभी लेकर आते हैं, और फिर ये सभी लोग साथ में मिलकर बहुत ही अच्छा डिनर एंजॉय करते हैं। रात को अब शिंग की मॉम से बात करने के लिए उसके रूम में आती है, जहाँ बोलती है कि तुम्हें इतनी जल्दी में शादी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे डर है कि उसकी फैमिली तुम्हें बुली ना करे क्योंकि वो रिच लोग हैं। पर शिंग कहती है कि ऐसा नहीं होगा, मैं उन सभी से मिल चुकी हूँ, वो सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और चाहे मेरी शादी हो जाए या फिर मेरे बच्चे हो जाए, मैं हमेशा आपकी डॉटर ही रहूँगी। अगले दिन अब इन लोगों को काम की वजह से वापस जाना पड़ता है, जहाँ पर मॉम डैड ने इन दोनों के लिए बहुत ही सारा सामान खाने पीने के लिए दिया था, जिसकी वजह से इनका सूटकेस पूरा भर गया था और बेचारा हान बहुत ही मुश्किल से उसे पैक कर पाता है। फिर ये सभी लोग साथ में एक फैमिली फ़ोटो क्लिक कराते हैं। अब जब शिंग घर आती है तो उस विश पर टिक करके उनकी फ़ोटो फ्रिज पर लगा देती है। तभी हान बोलता है कि वो उसे शाम को कहीं पर लेकर जाएगा। फिर वो उसे उसके पुराने ऑफिस की रूफटॉप पर लेकर जाता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी लड़की से इतना ज़्यादा प्यार करूँगा और उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करूँगा। फिर वो यहाँ पर उसे मैरिज के लिए रिंग दिखाकर प्रपोज करता है, तो शिंग खुश होकर उसे हाँ बोल देती है और दोनों नाइट व्यू एंजॉय करते हैं साथ में। सीन अब यहाँ से जीसू पर आता है, जो कि जर्मनी से लिली को वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। लिली उसे अच्छे से अपना ख्याल रखने के लिए बोल रही होती है, और जब वो बोलता है कि उसे बहुत मिस कर रहा है तो वो बताती है कि वो काम की वजह से कुछ ही दिनों में वहाँ पर आएगी, जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाता है। अगले दिन ग्रैंडपा हान के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, जो कि जब वो शिंग को दिखाता है तो वो एक प्रीनैप्चुअल एग्रीमेंट था, जिसे देखकर शिंग कहती है कि इसमें मेरा इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, और ये भी कहा है कि मैं डोंगयांग के शहर को कुछ नहीं कर सकती। पर हान उसे डस्टबिन में लेकर फेंक देता है और कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, वो लोग हमेशा साथ में रहेंगे, और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर ये लोग काफ़ी अच्छे से फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। फिर जब ये लोग कार से वापस आ रहे थे तो हान उसे उसी रोड पर लेकर जाता है जहाँ पर वो उससे पहले मिली थी। जिस टाइम को याद करके शिंग बोलती है कि तुम सच में बिल्कुल बुरे बॉस निकले, तो हान बोलता है कि मैंने तुमसे कंपनसेशन थोड़ी ना मांगा था, पर वो उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर कहती है कि देखो मुझे खुद को तुम्हें देना पड़ा, जो देखकर हान स्माइल करता है। इसके बाद हम लोग के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम गाना गा रही थी और मैंग उनका वीडियो बना रही थी। लो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहा था और बार बार बीच में आ रहा था, पर फिर लोग साथ में खुश होकर फोटोज क्लिक करवाते हैं। सीन अब वापस से हान पर आता है, जो कि अपनी मैरिज के लिए डेस्टिनेशन वगैरह देख रहा था, और शिंग से पूछता है कि उसे कैसी शादी पसंद है। यहाँ से अब हम सीधा इन दोनों को जर्मनी में देखते हैं, जहाँ पर ये लोग शिंग की पसंद के हिसाब से एक सिंपल सी वेडिंग करते हैं, और फिर वेडिंग ड्रेस के अंदर जर्मनी की स्ट्रीट्स के अंदर घूम रहे थे, जहाँ पर इन्हें वही ओल्ड कपल मिल जाते हैं और इस बार वो इन लोगों की फ़ोटो खींचते हैं। ओल्ड मैन यहाँ पर हान से कहता है कि अब तो वो तुम्हारी वाइफ बन गई है, जिस पर दोनों स्माइल करते हैं और बहुत ही खुश होकर एक दूसरे के साथ फ़ोटो क्लिक करवाते हैं।
अब वैसे तो इन लोगों की हैप्पी एंडिंग यहीं पर हो जाती है, लेकिन इस ड्रामा का एक स्पेशल एपिसोड भी है जहाँ पर हमें इन लोगों की आगे की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें हम इन दोनों की शादी के 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों साथ में एक घर के अंदर रह रहे थे। हान काम कर रहा होता तो शिंगो से बोलती है कि ग्रैंडपा चाहते हैं कि हम एक बड़ा घर ले लें, लेकिन मुझे तो यही घर पसंद है और वैसे उन्हें अपने ग्रैंड चिल्ड्रन भी देखने हैं। ये बोलकर वो हान से पूछती है कि क्या तुम्हें भी बेबी चाहिए, तो हान बोलता है कि जब तुम्हें बेबी चाहिए होंगे हम तब कर लेंगे। और फिर दोनों बात करते हुए सोचने लग जाते हैं कि उनके पास काम की वजह से ज़्यादा एक दूसरे के साथ बिताने के लिए टाइम नहीं होता। तो हान कहता है कि कल वो उसे राइड पर लेकर जाएगा। शिंग बोलती है कि वो बार में जाना चाहती है जहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से कपड़े वगैरह पहन कर आएगी और उसे सीड्यूस करेगी। तो हान उसे अपनी वेडिंग रिंग दिखाकर बोलता है कि मैं ना मैरिड हूँ, जो सुनकर शिंग उसके क्लोज आकर पूछती है कि क्या तुम्हारी वाइफ मेरे जैसी ब्यूटीफुल है, पर वो मना करता है और उसे गोद में उठाकर ले जाने लग जाता है। इसके बाद हम 4 साल बाद का टाइम देखते हैं कि शिंग अब प्रेग्नेंट हो गई थी और हान उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा था। शिंग बोलती है कि वो चाहती है कि उसका बेबी हान की तरह हो, एकदम काम और जेनरस। पर हान बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी एक बेटी हो जो कि तुम्हारी जैसी दिखती हो। अब हमें उनकी शादी के 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन दोनों का बेबी अब थोड़ा बड़ा हो गया था। कुछ सालों बाद इन लोगों का एक और बेबी बॉय हो जाता है और जब इनके बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो शिंग उन्हें देखकर हान से बोलती है कि काश मेरी एक प्रिंसेस की जैसी डॉटर होती। तभी उसके दोनों बेटे यहाँ पर आकर उसे बोलते हैं कि मॉम आप भी तो हमारी प्रिंसेस हो ना, डैड ने कहा है कि हमें आपको प्रोटेक्ट करना है। जो सुनकर शिंग स्माइल करने लग जाती है। शिंग उसे बोलती है कि कुछ सालों बाद हम भी बूढ़े हो जाएंगे और जब हमारा इस दुनिया को छोड़ने का टाइम आएगा तो अगर तुम मुझसे पहले चले गए तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। लेकिन जब हम बहुत सालों बाद आगे का सीन देखते हैं तो शिंग अकेले बैठी हुई थी क्योंकि हान अब इस दुनिया से जा चुका था, जहाँ मरते वक्त भी वो अपना फॉरगिवनेस कार्ड यूज करता है क्योंकि वो शिंग से पहले चला गया था। हमें अब इन दोनों के हैप्पी मोमेंट्स का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और इसी के साथ हमारे ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।